रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। तो 4.2 जो एक्सरसाइज है हमारी, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछिए 4.2, अदरवाइज मैं 4.3 एक्सरसाइज करूंगा शुरू। या फिर ऐसा कर लो, कल वाली यूट्यूब वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो भी आज देख लें और उसको कर लें, कल फिर पूछ लेना अगर कोई प्रॉब्लम आई तो किसी को। ठीक रहेगा ऐसे? जी सर। तो देखिए बेटा 4.3 एक्सरसाइज के बारे में लिखिए आप लोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सभी बच्चे हेडिंग डाल दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये हमारे पास एक त्रिभुज दिया है और इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। देखिए ये जो वर्टिसेस हैं इनके जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो बेटा हमारे पास ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट दिए हैं। अब देखिए नॉर्मल अवस्था में आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालेंगे। तो बेटा डिटरमिनेंट की हेल्प से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए डेल इज इक्वल टू 1/2 और सारे कोऑर्डिनेट को आप सीरियल से रख दें। सारे कोऑर्डिनेट को सीरियल से रखने का मतलब x1 y1, x2 y2, x3 y3 और यहाँ बेटा 1 1 1 अपनी तरफ से आप लगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, और बेटा कैलकुलेट करने के लिए सारणिक आप जानते हो सभी लोग कैलकुलेट कैसे होता है। तो क्या कैलकुलेशन सारणिक की हो जाएगी, इसमें तो कोई समस्या नहीं किसी को? या सारणिक की कैलकुलेशन करने में कोई समस्या है किसी को? बोलो बेटा। जी सर, हो जाएगी। तो देखिए ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसी बात में एक और बात आती है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। देखो बेटा ये एक रेखा है और ये दो बिंदुओं से होकर जाती है। पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। ए के निर्देशांक x1 y1, बी के निर्देशांक x2 y2। कहने का मतलब नॉर्मल जब आप दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालते हो 11वीं क्लास में, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे याद होगा वो रेखा का समीकरण हुआ करता था। मैं आपके फिर से याद दिला दूं, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1। कितने बच्चे हैं जिनके याद आया है समीकरण? शशांक देवराड़ी, याद आया है समीकरण? भाई शशांक देवराड़ी नहीं बोल रहा बिल्कुल भी। प्रकाश तेरे याद आया है समीकरण? जी सर, अभी आया। हाँ, जब आप 11वीं की किताब में चलोगे तो वहां आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, तो वहां दो बिंदु से जाकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता था। तो बेटा यहाँ जो एक्स वाई है ये मैं पहले भी तुम्हें बता चुका, आज फिर से बता रहा हूँ। ये जो एक्स वाई है जनरल पॉइंट और ये अपने आप आ जाते हैं। तो अब हमने क्या किया, दो बिंदु x1 y1 x2 y2 और बेटा जनरल पॉइंट अपने आप आ जाता है इसके ऊपर xy। तो इससे जाने वाली रेखा का समीकरण निकालने के लिए आप डिटरमिनेंट खींचो बराबर 0 लगाओ और यहाँ आप लिखेंगे xy, x1 y1, x2 y2 और यहाँ आप अपने पे से लिखेंगे 1 1 1 और इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, xy, x1 y1, x2 y2, 1 1 1, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों फॉर्मूले आप लोगों की समझ में आए होंगे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ मैं एक आध जरूरी पॉइंट लिखवाता हूँ।
थोड़ा आप लोग कॉपी पेन भी अपने पास रखा करो। लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक आता है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। यानी अगर नेगेटिव आ भी गया तो आप उसको पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन कई बार क्या है, आपसे कोऑर्डिनेट पूछेगा, एरिया आपको गिवन होगा, एरिया जो है आपके पास ये आपको गिवन होगा, एरिया दिया होगा। अगर एरिया गिवन है, सपोज करो 40 दिया है एरिया, तो आप वहां पर प्लस माइनस 40 लेंगे, तब कैलकुलेशन करेंगे। अगर एरिया दिया है और आपसे कोऑर्डिनेट पूछने लगे कि भैया आप इसके शीर्ष के निर्देशांक बताओ, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आप एरिया को प्लस माइनस लेके चलेंगे। तो बेटा ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है। एक और बात है, अगर 3 बिंदु संरेख है तो वो चीज़ आपको पहले ही पता है। तीसरा पॉइंट, यदि 3 बिंदु संरेख है, if 3 points are collinear, then area of triangle is equal to 0। अगर 3 पॉइंट किसी एक ही सीधी रेखा में आते हैं तो उन तीनों पॉइंट से बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। तो बेटा ये कुछ जरूरी पॉइंट थे, ये आपको बताने जरूरी थे, ये मैंने आपको लिख दिए, जिनको आप कॉपी में नोट करें। वैसे तो रिकॉर्डिंग भी चली रही है, मैं बाद में भेजूंगा इसको। तो बच्चों अब हम चलते हैं 4.3 एक्सरसाइज। 4.3 एक्सरसाइज में मैं सबसे पहले का फर्स्ट पार्ट ही बताऊंगा। पहले के फर्स्ट पार्ट में इसने दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा ये एक ट्रायंगल दिया है और इस ट्रायंगल के जो शीर्ष है 1060, ये आ गया 10, ये आ गया 60 और ये आ गया आपके पास 43। और आपको कहा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बच्चों अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ, और यहाँ पर आप सारे के सारे कोऑर्डिनेट रख दें 10, 60, 43, और यहाँ अपने कैसे 1 रखते हैं। अब भाई अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मैं डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं कर सकता, तो बेटा वो बड़ी गड़बड़ बात हो जाएगी। क्योंकि डिटरमिनेंट अगर सॉल्व नहीं होगा तो आप ये मान के चलो आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा। क्योंकि हर चैप्टर कहीं ना कहीं डिपेंड होकर चलता है। अगली एक्सरसाइज उससे पिछली एक्सरसाइज पे डिपेंड, वो एक्सरसाइज उससे पीछे पे डिपेंड। तो बेटा अगर तुम्हारे में कोई बच्चा ऐसा है जो ये कहता है कि मैं डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं कर सकता, तो मुझे बताए जल्दी से। क्योंकि डिटरमिनेंट हम सॉल्व कर ही रहे हैं पिछले 2 दिन से। तो भाई शशांत बताएगा, हाल तो दीपक बताएगा, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए किसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन किया जाए। दीपक जल्दी बोल भाई दीपक। अरे दीपक कहाँ है? सर नेट चल रहा था ढंग से। क्या चल रहा है? सर नेटवर्क कुछ दिखी दिख नहीं रहा कुछ? दोबारा बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? सर धुंधला धुंधला दिख रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम सर जहाँ है। थोड़ा थोड़ा ना आप लोग थोड़ा खुली जगह बैठा करो। जैसे हम पढ़ाते हैं तो हम नीचे वाले कमरों में नहीं पढ़ाते, हमने स्कूल में ऊपर वाले कमरों में हम पढ़ा रहे जहाँ नेटवर्क अच्छा है। तो तुम भी थोड़ा प्रयास करो, जहाँ नेटवर्क अच्छा है वहाँ बैठा करो रोज, क्योंकि तो रोज का ही काम हो गया, अब किसी एक दिन का काम तो है नहीं। प्रकाश बताओ किसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करें? सर C3 की। पागल, C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। और बेटा C2 के सापेक्ष इसलिए करेंगे ना क्योंकि C2 में ज्यादा जीरो है, और ज्यादा जीरो का तो बेनिफिट मिलता है हमें। इनके चिन्ह लिखो आप क्या क्या होते हैं, इसका चिन्ह माइनस होता है, इसका प्लस होता है, इसका माइनस होता है। तो बेटा डेल्टा इज इक्वल टू 1/2
ब्रैकेट के बाहर कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। जीरो के सामने उपसारणिक लिखने का कोई फायदा नहीं है, प्लस जीरो के सामने उपसारणिक लिखने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन बच्चे हम -3 के सामने उपसारणिक जरूर लिखेंगे। अरे भाई एक्सपेंशन को इसको लाइटली मत लो, ये एक्सपेंशन बड़े काम का है। तो 3 का उपसारणिक हम करेंगे तो 3 को हमने ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, तो ये आ गया आपके पास 1 1 और 6। भाई ध्यान रखा करो सभी बच्चे, क्योंकि बार बार वही चीजें रिपीट होंगी, एक्सपेंशन बहुत करना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ है आपके पास 1/2 और कर्ली ब्रेसेस के अंदर -3 तो आपका है ही, और ब्रैकेट में आप इसको सॉल्व करें, 1 और -6 कर्ली ब्रेसेस हमने बंद कर दिया। तो यहाँ है आपके पास 1/2 पूरे के बाहर है, 6 से 1 चला गया, -5 दिया 15, तो ये आ गया बेटा 15/2 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है वर्ग इकाई। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ सबकी समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी की समझ नहीं आया तो मेरे से पूछो भाई, अगर किसी को कोई बात पूछनी तो पूछो बेटा, जल्दी किसी को पूछनी। अरे कोई बात समझ नहीं आई पूछ लो, समझ में आएगा तो कम से कम बोल तो दिया करो समझ में आ गया हमारे सब कुछ। जब कोई बात पूछी जाए तो हाँ ना का जवाब माइक ऑन कर दिया करो उस टाइम, और फिर बंद कर दो माइक। तो अब 4.3 में सर आप पूछो पूछो। सर ये एग्जाम्पल 17 इसमें मतलब ऐसे के कर रखा है अलग कैसे तरीके से, एग्जांपल 17 मतलब ऐसे भी कर सकते हैं इसे। एक मिनट, कौन से पेज पे है? ये रहा, ये रहा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये है त्रिभुज। तो इसने क्या कर रखा भाई विशेष, ऐसे ही नहीं कर रखा इसने भी। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और सारणिक में अंदर मान रख रखे इसने। क्या 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 अलग कर रखा भाई इसने, बोलो। सर ये जो आगे फॉर्मूला लिखा है इसके हिसाब से। तो भाई प्रसार तो मैं तुम्हें पहले दिन से ही बता रहा, चाहे आप R1 के सापेक्ष कर लो चाहे R2 के। देखो हम प्रसार उसके सापेक्ष करते हैं जिसमें हमें फायदा मिले। अब जिसमें 2 जीरो थी, 2 जीरो का कितना फायदा हुआ कि उनके उपसारणिक हमें सॉल्व नहीं करने पड़े। जी सिर्फ एक ही करना पड़ता। ठीक है, बाकी आप या हमारे क्वेश्चन में भी आप किसी के भी सापेक्ष कर लो, रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, अगर आप ट्राई करना इस चीज को। जी सर। कौन था, गौरव? गौरव ने पूछा किसने? सर मैंने पूछा। भाई नाम बताया करो, या तो नाम लिखा करो यहाँ। अब ऐसे ये तो फोटो लगाया करो, पता ही नहीं लग रहा कौन है। दीपक, अरे नाम बता दे भाई अपना। यस सर। हाँ ठीक है सर दीपक सिंह। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का मैंने तुम्हें बता दिया। अब आपका जो गृह कार्य है आज का, उदाहरण 17-18, आज का जो गृह कार्य है उदाहरण 17-18, और ये जो एक्सरसाइज है आपकी 4.3, इसके और क्वेश्चन, क्योंकि इनमें क्या है छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें, लेकिन बेटा टाइम देना पड़ेगा। आज अगर तुम गणित को 1-2 घंटा नहीं पढ़ते तो बेटा कल आपकी समझ नहीं आएगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें बिल्कुल मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। कल भाई मैं आगे तब पढ़ाऊंगा, मैं एक आध क्वेश्चन हल करवा के देखूंगा या पूछ पूछ के। तैयार हो सारे? जी सर। सर तीसरा वाला क्वेश्चन। लिखो तीसरा, निम्नलिखित में तीसरे का एक पार्ट बता रहा बेटा है, और नहीं मैं बताऊंगा, फिर सारे करेंगे इसके। तीसरे का देखिए आप फर्स्ट पार्ट, तीसरे के फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु। तो भाई त्रिभुज का सर हो जाएगा। पूछो पूछो पूछो, कुछ बोल रहे थे, बोलो बोलो। सर हो जाएगा क्वेश्चन। हो जाएंगे सर सरल आसान है, हो जाएंगे। चलो फिर सर भी इसके पावर में। कोई बात नहीं, चलो 1 मिनट दे ही दो। तो बेटा तीसरे का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई बराबर 1/2, यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया।
तीसरे के फर्स्ट पार्ट में K0 40 और 02। और बेटा इधर क्या लिखते हैं अपने पे से? सर 1 1 1 1 1 1। अब मैंने बताया था अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो आप क्या लगा दें? प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस लगाने से जी। के दो मान आएंगे। वैसे एक से भी काम चल जाएगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि लगाना ही लगाना है। अगर आप प्लस माइनस लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 4 2 जा 8 प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लो। अब बेटा कैलकुलेट करने में फिर से हमें C2 में फायदा दिखाई दे रहा, देख लो। तो C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर इसका चिन्ह माइनस होता है, इसका प्लस होता है, इसका माइनस होता है। तो -0 प्लस 0 छोड़ दो, -2 और -2 का उपसारणी ऐसे खींचा K1 4 1। अब आप इसको कैलकुलेट करें, प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू -2 और यहाँ आ गया बेटा K-2। एक बार आप प्लस ले लें, एक बार माइनस ले लें, तो के दो मान आपके पास आ जाएंगे और वही आपका आंसर। तो बेटा वेरी इजी क्वेश्चन है इसके, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी जरा सी भी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें सभी बच्चे, उपसारणिक और सहखंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा, अगर बच्चों आज तुमने एक आध घंटे बैठ के मैथ का काम पूरा नहीं किया, आज सबका होमवर्क शाम तक रात तक किसी भी टाइम तक कंप्लीट कर लो बेटा आज तुम लोग। हालांकि लाइट की समस्या है, लेकिन क्या करें भाई, करना तो पड़ेगा ही। तो देखिए हेडिंग डालें नया, उपसारणी और सहखंड। बेटा यहाँ वर्णों का बड़ा गहरा मीनिंग है। इस सहखंड को कोई आगे ज मत लगा देना, इसमें सहखंडज मत कर देना, नहीं तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। उपसारणी को इंग्लिश में बोलते हैं माइनर, उपसारणी को इंग्लिश में बोलते हैं माइनर, और भाई सहखंड को बोलते हैं को फैक्टर। दोनों को हेडिंग बना के कॉपी में लिख लो, उपसारणी और सहखंड। तो देखो बेटा हम एक एक चीज समझने का प्रयास करेंगे, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। उपसारणी और सहखंड। बेटा आज मीटिंग कौन होस्ट कर रहा है? प्रकाश जी सर। बेटा अगर साहब आए या कोई और आए तो उनको अंदर ले लेना क्लास में, कभी तुम मत लो। जी सर, ले लूंगा। ठीक है, मतलब हमारे बीओ साहब भी आ सकते हैं, साहब भी आ सकते हैं, और कोई भी अधिकारी क्लास में आता है तो उसको ले लेना क्लास में, कभी तुम अंदर ही ना लो। इसीलिए मैंने तुम्हें सौंप रखा है काम, क्योंकि मेरे कई बार पढ़ाते हुए उधर से मुझे दिखाई नहीं देता ना, तो इस बात का ध्यान रखना। तो बेटा उपसारणी और सहखंड, माइनर एंड कोफैक्टर। देखो माइनर और कोफैक्टर के बारे में आज हम सबसे पहले बात करते हैं माइनर की। देखो माइनर होता क्या है, मान लो ये हमने उपसारणी सारणिक लिखा A इज इक्वल, ठीक है, हमने इसका क्या निकाला उपसारणिक निकालना है इसका। तो देखो हम इसका उपसारणिक कैसे निकालते हैं। इसके एलिमेंट लिखे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो बेटा हालांकि उपसारणिक आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखो। उपसारणिक सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नोट करने वाली जो बात है, माइनर जो होता है, उपसारणिक जो होता है वो प्रत्येक अवयव का अलग होता है, मतलब एवरी एलिमेंट का अलग उपसारणिक होता है। मतलब ऐसा नहीं कि उपसारणिक पूरे डिटर्मिनेंट का ही आप निकालो, प्रत्येक अवयव का अलग। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ A11। तो बेटा अब से पहले मैं आपको पढ़ा चुका कि A11 का उपसारणिक पढ़ा चुका मैं तुम्हें पहले। A11 पे ऐसे खींचो यानी प्लस बना दो आप, तो एक छोटा सा उपसारणिक बनाओ 2/2 का। तो A12 सॉरी गलत बना दिया भाई, थोड़ा सा गलत कर दिया। देखो हमने प्लस बनाया इसके ऊपर ऐसे, तो ये आया A22 A22
A32 और A33। बेटा सबको समझ में आ रही बात? सारणी यही बताया था मैंने आपको पहले दिन से ही। जी सर। वेरी गुड। अब इसको, ये चीज जानते तो तुम थे, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। ये चीज जानते तो तुम हो, क्योंकि इससे पहले कई क्वेश्चनों में तुम लोग कर चुके इस काम को। तो थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे। हम इसको लिखेंगे यहाँ से, ए आई जे का उपसारणिक को कैपिटल ए आई जे से लिखते हैं। ए आई जे यानी एक एलिमेंट, यानी एक अवयव। तो अगर A11 का उपसारणिक आपने लिखा, तो बेटा इसको काहे से डिनोट करेंगे? कैपिटल A11 से। डिनोट करना तो पता होना चाहिए तुम्हें। तो ए आई जे का उपसारणिक ए आई जे से लिखते हैं। यानी जहां भी आप उपसारणिक लिखें तो उसको कैसे लिखेंगे? ए आई जे, सॉरी एम आई जे। उपसारणिक है ना माइनर, तो इसको हम लिखेंगे M11 और इसको हम लिखेंगे एम आई जे। इनमें कंफ्यूजन हो जाना भाई। उपसारणिक है तो M से डिनोट करेंगे, और सहखंड है तो उसको हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया कि भाई सारणिक के जो अवयव है ए आई जे का जो उपसारणिक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं बेटा? एम आई जे के द्वारा व्यक्त करते हैं। और एम आई जे निकलता कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप A11 का उपसारणिक निकालते हैं तो ये आया। उसके बाद मैं लिखता हूँ A12 का उपसारणिक। तो भाई गौरव ये बता, A12 के उपसारणिक को कैसे डिनोट करूंगा मैं? बोल भाई गौरव। दीपक, दीपक। सर कैपिटल ए। कैपिटल, बोलो बोलो। सर कैपिटल A1। गलत। सीमा, सर M12 ये कौन बोला? कैपिटल M1। ये कौन बोल रहा है? ये जस्ट नाम बता बेटा अपना। अरे ये लड़का कौन है? ये नहीं मेरी समझ आ रहा। बोलो बेटा जरा। शेषांत। हाँ रे शेषांत बोल। A12 के उपसारणिक को कहां से लिखूं मैं? सर कैपिटल M12। वेरी गुड। और बेटा उपसारणिक लिखते कैसे हैं? M12 A12 A12 ढूंढो 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 ढूंढो, ये रहा A12। तो A12 पे आपने ऐसे खींचा ऐसे खींचा, तो क्या क्या बचा बताओ भाई शेषांत बचाएगा। सर A21, वेरी गुड, A23, वेरी गुड, A31, वेरी गुड, A33। वेरी गुड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उपसारणिक सभी बच्चे सीख गए होंगे। अगर आपको कोई एक सारणिक दे दिया जाए और उसमें किसी भी एलिमेंट का उपसारणिक पूछा जाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बता देंगे। बता दोगे ना सभी बच्चे? जी सर। चलो ठीक है। जब कोई चीज पूछी जाए तो आप लोग सब जने भाई फोन करके जवाब दे दिया करो। उपसारणिक क्लियर हो, आप चलते हैं कोफैक्टर। देखो बेटा कोफैक्टर भी सेम यही चीज है, कुछ अलग नहीं है कोफैक्टर में भी। देखो कोफैक्टर में भी सेम यही चीज है, बस यहाँ आप लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ ए आई जे is denoted by capital Aij. Cofactor of Aij is denoted by capital Aij, and relation between cofactor and माइनर। देखो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है भाई। माइनर तो आप निकालना सीख ही एम आई से, तो केवल साइन का फर्क है। ए आई जे इज इक्वल टू एम आई जे होता है, तो थोड़ा सा अंतर, इसमें -1 की पावर आई प्लस जे हो जाती है, बस इतना फर्क है।
यानी जो आप माइनर निकालते हो, थोड़ा सा इनमें आज कंफ्यूज हो गए तुम, अगर आज प्रैक्टिस ना करी तो बेटा कल इनमें कुछ नहीं समझ में आएगा तुम्हारी, मैं पहले ही बता दे रहा। देखिए जो आपने माइनर निकाला एम आई जे, तो एम आई जे के बाहर अगर आप -1 की पावर आई प्लस जे लिख दो तो यही आपका क्या कहलाएगा, कोफैक्टर। तो ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे कैपिटल एम आई जे। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखूंगा, बेटा A11 की बात कर लेते हैं। ये भी प्रत्येक एलिमेंट का होता है, कोफैक्टर जो होता है ये भी एवरी एलिमेंट का होता है। तो बेटा बताओ कौन से एलिमेंट का निकाल के बताऊं आपको कोफैक्टर, तुम ही बताओ। चलो शशांत बताएगा। किसी एक एलिमेंट का कोफैक्टर बताऊंगा मैं, कौन से का बताऊं? सर A23। A23, वेरी गुड। तो मैं लिखता हूं यहां से कोफैक्टर ऑफ A23 इज, तो बेटा कोफैक्टर ऑफ A23 इज, तो सबसे पहले तो इसको डिनोट करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला A23 से, और A23 कितना हुआ, -1 की पावर 2+3, और आगे M23। और बेटा M23 मैंने आपको अभी भी सॉल्व करना सिखाया कि माइनर जो आप लिखते हो किसी का भी, तो माइनर लिखने का जो तरीका है, -1 की पावर 2+3 यानी -1 की पावर 5, और -1 की पावर अगर ओड होता है तो माइनस आ जाता है, और इसका माइनर आप फिल कर दो जरा। अब A23 का माइनर लिखने का तरीका क्या है बेटा, इसको ऐसे खींचा ऐसे खींचा, तो A11 A12 A11 A12 और A31 A32 A31 A32, क्या ये सही है? बोलो बच्चों, समझ में आया सबको? जी सर। जी सर। वेरी गुड। तो मैं तुम्हारे से पूछ लूं किसी एक एलिमेंट का एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं बोर्ड पे, और तैयार रहे, कौन तैयार रहेगा? दीपक। अरे तुम 3 ही हो क्या क्लास में आज, और नहीं है क्या कोई? बोलो रे। अभी अटेंडेंस भी होगी। ये सीमा है क्या, सीमा? ठीक है, सीमा बताएगी। भागीरथी है क्या? यस सर। अच्छा सारी हैं, चुपचाप बैठी, तुम दोनों ही बताओगी। देखो मैंने लिखा है क्वेश्चन, उपसारणी को सेकंड बताइए, दूसरे का फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ मैं, चलो सेकंड लिख रहा हूँ। दूसरे के सेकंड पार्ट में इसने कहा है 104 35 -1 35 -1 012। देखो बेटा आपसे इसने पूछा है कि इनके जितने भी अवयव हैं सबके उपसारणिक भी बताओ और सबके सहखंड भी बताओ। तो बेटा इनके उपसारणिक और सहखंड बताने के लिए सबसे पहले इसकी आप तुलना कर दो, कंपेयर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो बेटा मैं एक एक एलिमेंट को पकड़ता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा A11 का उपसारणिक। तो बच्चों A11 का जो उपसारणिक है भागीरथी, कहाँ से डिनोट करूंगा मैं इसको, कहाँ से लिखूंगा, बोलो बेटा? सर M11। वेरी गुड। अब इसका मुझे वैल्यू भी बता दो जरा कितनी होगी, भरवा दो जरा इसको। 5 -1 5 -1 वेरी गुड। 1 और 2। 1, बहुत बढ़िया। तो बेटा जब मैंने अब इसको सॉल्व भी कर देते हैं। 5 2 जा 10, माइनस अपनी तरफ से -1 +1 11। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ इसी का ही A11 का सहखंड, खंडज नहीं सहखंड। बता भाई सीमा, कहाँ से डिनोट करूंगा इसको मैं?
1 1 कैपिटल A 1 1 इज इक्वल टू, बोलो प्लीज टेल मी। -1 1 कॉपी पेन साथ रखा करो। -1 की पावर I प्लस j, इट इज कॉल्ड I, इट इज j। तो -1 की पावर 1 प्लस 1, +1 ठीक है। और इसके आगे माइनर आता है ये ऊपर वाला, तो इसको तो कैलकुलेट करा हुआ है आपने 11, इसी को रख दो आप -1 की पावर 2। कैसा हो गया, इवन नंबर, तो यार समझ में आया सबको? बोलो बेटा, सभी को क्लियर हुआ, सभी बच्चों को? जी सर। अब अब एक छोटी सी बात और समझानी है तुम्हें, जरा सी बात। इसके सारे निकालोगे, मैंने ये 1 1 निकाला, अभी ये मैंने केवल ये कैलकुलेट किया, ये आप करेंगे, ये सारे आप कैलकुलेट करेंगे। और इसके बेटा 2 ही क्वेश्चन करने हैं, तीसरा क्वेश्चन अभी नहीं करना, तीसरा चौथा मैं बताऊंगा कल। तो मैं आपको एक बात बताने वाला था कि आप देख रहे हो कि जहां भी सेकंड आ रहा है, यानी कोफैक्टर जहां भी आ रहा है, तो वहां चिन्ह लग जा रहा है। मतलब 11 है तो 11 से पहले चिन्ह लग जाता है। तो बेटा कल परसों मैंने तुम्हें एक बात कही थी कि जब भी आप एक्सपेंड करो, जब भी आप एक्सपेंशन करो, प्रसार करो, तो प्रसार करने में इनके चिन्ह रट लो, प्लस माइनस प्लस। लेकिन अब उसका समय आ गया बताने का कैसे आते हैं वो चिन्ह। कल तो मैंने तुम्हें रटने को कहा था, अब नहीं। देखो बेटा इसका चिन्ह प्लस कैसे आता है, इट इज -1 की पावर I प्लस j, इट इज -1 की पावर I प्लस j, इट इज -1 की पावर I प्लस j। समझ में आ रहा? जी। तो -1 की पावर सम संख्या तो फाइनली प्लस, -1 की पावर भी सम संख्या तो फाइनली माइनस, -1 की पावर सम संख्या तो फाइनली प्लस। ऐसे ही आ जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर हो गया कहाँ से आते हैं चिन्ह? यस सर। तो बेटा आज का जो होमवर्क है वो मैं आपको दे चुका, और कोशिश करो होमवर्क करके गूगल क्लासरूम पे भेजो। और गूगल क्लासरूम पे भी जिस दिन का होमवर्क है उसी दिन पे जाके सेंड करो। जैसे आज का जो काम है वो मैं आज की तारीख में दूंगा, तो आज का काम गूगल क्लासरूम पे आज के होमवर्क पे क्लिक करके वहीं अटैच करना है। वैसे मैं 1-2 दिन में वीडियो भी बना दूंगा गूगल क्लासरूम पे अपलोड कैसे करते हैं, लेकिन तुम लोग 12वीं के बच्चे हो, तुमसे मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कर दोगे। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास को यहीं खत्म करें।